हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर यह हमेशा वेव बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करता है। कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसे रहे हैं, जैसे इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, जो लाइट के वेव नेचर की पुष्टि करते हैं। बट कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऐसे भी हुए हैं, जैसे आपका ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, जिसे केवल क्वांटम थियरी ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन किया जा सकता था, और ये लाइट के पार्टिकल नेचर की पुष्टि करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कभी हमें वेव थियरी ऑफ लाइट की यूज करनी पड़ती है, और कभी हमें पार्टिकल थियरी ऑफ लाइट की यूज करनी पड़ती है। इस तरह से हम देखते हैं कि लाइट कभी वेव बिहेवियर एग्जिबिट करता है, तो कभी वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट जो है डुअल नेचर शो करता है। वेव पार्टिकल डुअलिटी को फर्दर डिस्कस करने से पहले हम इन थियरीज के डेवलपमेंट के टाइमलाइन पर प्रकाश डालना चाहेंगे। वेव थियरी ऑफ लाइट का कंसेप्ट सबसे पहले आइगन्स ने 1678 में दिया। यह थियरी काफी पॉपुलर रही और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, फॉर एग्जांपल इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस का बनना और डिफ्रैक्शन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में सफल रही। जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट थी, वो इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस का बनना और डिफ्रैक्शन फिनोमिना को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने में सफल रही। इसी क्रम में 1887 में हेनरिक हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट ऑब्जर्व किए। हर्ट्ज ने पाया कि जब कोई मेटल इलेक्ट्रोड पर लाइट बीम स्ट्राइक करती है, तो उस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट क्वांटम थियरी ऑफ लाइट का ग्राउंड तैयार करता है। यद्यपि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज 1887 में ही कर ली गई थी, किंतु वेव थियरी इसे एक्सप्लेन नहीं कर सका। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा 1905 में दिया गया। इसे एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने क्वांटम थियरी ऑफ लाइट का यूज किया, जिसके अनुसार लाइट इज द बीम ऑफ फोटॉन होती है। इसी क्रम में 1913 में नील्स बोर ने एक एटॉमिक मॉडल डेवलप किया, जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h क्रॉस का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। 1924 में लुईस डी ब्रॉगली पिक्चर में आते हैं। लुईस डी ब्रॉगली क्रिटिकली एक हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, पर अपने भाई मॉरिस से प्रेरित होकर उन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया। लुईस डी ब्रॉगली ने 1926 के अपने थीसिस में मैटर वेव के कंसेप्ट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इस तरह से किसी पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव को हम लोग मैटर वेव बोलते हैं। लुईस डी ब्रॉगली को इस थ्योरी को डेवलप करने में डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल ने प्रेरित किया। लुईस डी ब्रॉगली ने सोचा कि लाइट, जो कि बेसिकली क्या है, वेव है, पर ये क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, जो कि एक पार्टिकल है, पर एटम के अंदर किसी ऑर्बिट में जब वो मूव करता है, तो उसके साथ एक वेव कैरेक्टरिस्टिक भी होना चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में पीरियोडिकली मूव कर रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन में क्या है, पीरियोडिसिटी होती है। इसी पॉइंट को बार बार एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद वो क्रॉस कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि चूंकि ये इसमें पीरियोडिसिटी है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ वेव कैरेक्टरिस्टिक भी
होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने कंसेप्ट दिया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से तो उसके साथ कोई एक वेव प्रॉपर्टी एसोसिएट होनी चाहिए। अगर हम बात लाइट की करें तो हम देखते हैं कि अगर कोई लाइट है तो जो अगर पार्टिकल प्रॉपर्टी उसकी कंसीडर करें तो उसकी एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं E = h। अगर लाइट वेव है तो उसके अंदर क्या है, एक मोमेंटम होगा, उसके अंदर एक वेवलेंथ होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम p है तो उसकी टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज E = pc। मतलब फोटॉन के केस में हम लोग लिख सकते हैं E = pc। अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करें तो हम लोग लिख सकते हैं h nu = pc। चूंकि इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं लैम्डा = h/p, क्योंकि C = क्या होता है आपका न्यू लैम्डा। तो लैम्डा = h/p। इसका मतलब है कि अगर फोटॉन का मोमेंटम p है तो उसके साथ जो वेव लेंथ एसोसिएट होगी वो होगी आपकी लैम्डा। डी ग्राउली ने माना कि ये इक्वेशन क्या है, मोर जनरल इक्वेशन है। क्या है, मोर जनरल इक्वेशन है। और ये फोटॉन के साथ साथ सारे वेव्स पे, फोटॉन एक पार्टिकल है, इसी तरह ये सारे मैटर वेव्स, सारे पार्टिकल्स पे ये एप्लीकेबल होना चाहिए। उनके अनुसार अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगी, कुछ न कुछ मोमेंटम होगी। ठीक, अगर किसी या दूसरे शब्दों में कहते हैं, अगर किसी पार्टिकल के साथ पास कोई मोमेंटम p है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो होगी लैम्डा = h/p। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर उसका मास क्या हो, m हो तो हम लिख सकते हैं, और वेलोसिटी v हो तो हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो होगी लैम्डा = h/mv। इस तरह से डी ब्रॉगली ने ये सजेशन दिया। डी ब्रॉगली के समय में इसको प्रूफ नहीं किया गया था, बाद में 2 साल बाद उसे प्रूफ किया गया। डी ब्रॉगली ने सजेस्ट सिर्फ किया कि अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अंदर भी वेव कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो, v हो, या दूसरे शब्दों में कहें उसका मोमेंटम p हो, तो उस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होगी वो होगी लैम्डा = h/p। इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं क्या, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, इस वेव को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव्स, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। एक बार फिर मैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और मैटर वेव के कंसेप्ट को रिपीट करना चाहूँगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अगर कोई पार्टिकल है, एक मिनट, अगर कोई पार्टिकल है और किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है तो उसके साथ क्या होती है, एक वेव एसोसिएट होती है। इस वेव को हम लोग मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। मतलब कि किसी मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको हम लोग डी ब्रॉगली वेव्स बोलते हैं। इस वेव का जो वेव, अगर ये कोई पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव कर रही तो उसका जो मोमेंटम दिया जाएगा वो होगा p = mv, और इसका जो वेवलेंथ होगा वो होगा लैम्डा = h/p। इस लैम्डा को हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस तरह से अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके अंदर जो होगी मोमेंटम होगी। उस मोमेंटम के वजह से उसके अंदर क्या होगा, एक वेव एसोसिएट होगा, और उसका वेवलेंथ जो होगा वो दिया जाएगा बाई द इक्वेशन लैम्डा = h/p। इस तरह से कोई भी पार्टिकल अगर किसी मोमेंटम के साथ मूव कर रही है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अनुसार अगर कोई भी पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसके साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएट होगी। बट हम लोग अपने डेली ऑब्जर्वेशन में, जैसे क्रिकेट का बॉल हो, मूविंग ट्रेन हो, मूविंग कार हो, उसमें वेव बिहेवियर क्यों नहीं ऑब्जर्व करते हैं, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग को क्या करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। पहले केस में हमें क्या करना है, एक 46 ग्राम गोल्फ बॉल जो कि 30 मीटर, इसकी वेट कितनी है, मास है
46 ग्राम और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस कंसीडर करें जिसमें v क्या वेरी वेरी स्मॉल हो कंपेयर टू c, तो उस केस में जो इसका मास होगा पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का जो मास होगा उसके रेस्ट मास के बराबर होगा। इस केस में हम लोग उसका वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ जो एसोसिएट वेव होगी अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सप्रेशन h अपॉन mv, क्योंकि h की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और मास जो है आपका 46 ग्राम है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.046 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है 4.8 इंटू 10⁻⁻34। अब दूसरा केस देखिए, इलेक्ट्रॉन का केस। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिया हुआ है, मास कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की आपको मालूम है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसकी वेलोसिटी कितनी है मान लीजिए 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अगेन अगर हम नॉन रिलेटिविटी केस कंसीडर करते हैं तो हम लोग लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द एक्सप्रेशन h अपॉन mv। इस केस में भी अगेन h की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मास जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और इसकी वेलोसिटी 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। जो 10⁻7 मीटर पर सेकेंड जो यहाँ दिखाया गया है वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। ऐसी वेलोसिटी जनरली क्या है, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन की होती है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आता है क्या 7.3 इंटू 10⁻11 मीटर। पहले वाले केस में कितना आया था 4.8 इंटू 10⁻34 मीटर। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो आप क्या देखते हैं कि पहले वाले का जो वेवलेंथ है कितना है 10⁻34 के ऑर्डर का है, और दूसरे वाले का वेवलेंथ है 10⁻11 के ऑर्डर का है। अगर हम एक गोल्फ बॉल की बात करें तो उसका जो साइज पॉसिबल है, एक गोल बॉल की बात करें तो उसकी जो साइज पॉसिबल होगी हमको लगता है कि वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर के ऑर्डर की होगी। अब इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमेंशन है यल जो है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू लेमडा। जबकि दूसरे केस में अगर हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है जो वेलोसिटी से मूव हो रहा है, जनरली किस में मूव करता है, एटम के अंदर, तो इस वेलोसिटी से एटम के अंदर मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हाई वेलोसिटी से, तो उसको जो एटम का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका, मतलब रेडियस जो होता है एटम का वो होता है आपका एल इज आर इज इक्वल टू जी, इसको हम बोल सकते हैं डायमेंशन एल इजकल टू आर, आर इजकल टू हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। इस केस में हम देख रहे हैं कि दोनों सेम ऑर्डर के हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट है वो सेम ऑर्डर की है। तो हम लोग लिख सकते हैं यल इज इसकी डायमेंशन, मतलब डी ब्रॉगली वेव की डायमेंशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है उसके एटम के डायमेंशन के बराबर है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द मटेरियल, देन वहां पे हमें वेव बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है और उसका वेव उसके डायमेंशन के कंपेरेबल है तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, वहां पे हमें वेव बिहेवियर ऑब्जर्व होगी। तो दूसरे वाले केस में ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के केस में हमें वेव बिहेवियर ऑब्जर्व होती है, बट जो पहला केस है, मतलब जो डेली लाइफ के हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, जैसे कोई मूविंग पार्टिकल है, मूविंग मतलब कोई मूविंग कार है, कोई मूविंग ट्रेन है, कोई मान लीजिए आपने बॉल को किसी स्पीड से फेंक दिया, तो उस केस में हमें इसलिए नहीं वेव बिहेवियर ऑब्जर्व होती है क्योंकि उसके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसकी वेवलेंथ जो है उस पार्टिकल मतलब उस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल होती है। मतलब डायमेंशन क्या होता है, बहुत ही लार्ज होता है कंपेयर टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसलिए हमें वेव बिहेवियर यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होती है। पर दूसरे वाले केस में जहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ वेव जो दूसरे वाले केस में अगर हम देखें जो वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पे आपका आता है 10⁻11 मीटर के ऑर्डर का, और उसका डायमेंशन भी एटम का जो डायमेंशन है वो भी कितना है 10⁻11 मीटर का। इस तरह हम देखते हैं कि अगर पार्टिकल का डायमेंशन
अगर उसके साथ एसोसिएटेड वेव के डायमेंशन के कंपेरेबल है तो हम वेव बिहेवियर ऑब्जर्व होगी। इसीलिए ज़्यादातर वेव बिहेवियर हमें क्वांटम पार्टिकल्स में ही ऑब्जर्व होते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट साइज के पार्टिकल में ही ऑब्जर्व होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन मूविंग प्रोटॉन्स ऐसे।